नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेएस एग्री पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहित कुमार। हम बात कर रहे थे फसलों के बारे में। फसलों में हम खजाना फसलें बढ़ रहे थे जिसमें धान और बाजरा हो चुका था। अब हम बात करेंगे मक्का के बारे में। मक्का, तो सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय बात करते हैं। सामान्य परिचय में हम बात करते हैं उपनाम। मक्का के उपनाम क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन के कारण इसे क्या कहते हैं? अद्भुत फसल के नाम से जाना जाता है। अद्भुत फसल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसे अनाजों के रानी के नाम से जाना जाता है। अनाजों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है, अमेरिका में मक्का सुअरों का भोजन होने के कारण इसे रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। चौथा नंबर है, मक्का पर सबसे अधिक अनुसंधान कार्य होने के कारण इसे फसलों की ड्रोसोफिला कहते हैं। फसलों की ड्रोसोफिला क्या कहते हैं? फसलों की ड्रोसोफिला। ये इसके चार उपनाम है। एक और है कि मक्का में सर्वाधिक स्टार्च के कारण इसे अविश्वसनीय फसल के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपनाम बता दिए, इसके कारण बता दिए कि इसे ये क्यों कहते हैं। अब बात करते हैं इसके वानस्पतिक नाम की। वानस्पतिक नाम की कि मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है। तो मक्का का वानस्पतिक नाम है जिया मेज। मेज इसकी जाति है और जिया इसका वंश माना जाता है। कुल बात करें कि मक्का का कुल कौन सा है, तो खाद्यान्न फसलों में जो भी फसलें हैं उसका कुल होता है गरेमीनी या पोएसी। कौन सा होता है? गरेमीनी या पोएसी दूसरा इसका नाम। बात करें गुणसूत्रों की। गुणसूत्र संख्या, तो 2n बराबर इसमें कितने पाए जाते हैं? 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो मक्का की उत्पत्ति है मैक्सिको। मैक्सिको या आपको मिल जाएगा मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका भी मिल सकता है ऑप्शन के अंदर, तो इसमें दोनों में से एक मिलेगा। तो आपको कौन सा मिलेगा? तो अमेरिका मिलेगा या मैक्सिको मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसका पुष्पक्रम, पुष्पक्रम नहीं, पहले दाना की बात करते हैं। दाना, तो इसका दाना कैरियोप्सिस कहलाता है। कैरियोप्सिस। खाद्यान्न फसलों में जो भी फसलें आती हैं उनका दाना क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस। क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस कहलाता है। अब बात करते हैं इसके पुष्पक्रम की कि पुष्पक्रम क्या है। तो पुष्पक्रम इसमें दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा। तो नर को क्या कहते हैं? नर पुष्पक्रम को हम कहते हैं टेसल, और मादा पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? सिल्क।
क्या कहते हैं, सिल्क। अब बात करते हैं कि नर पुष्प क्रम को हटाना। नर पुष्प क्रम को हटाना या हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, टेसलिंग। क्या कहलाती है, टेसलिंग और सॉरी डीटेसलिंग। और टेसल निकलना या मक्का पर नर पुष्पक्रम निकलना क्या कहलाता है, टेसलिंग। टेसलिंग क्या कहलाता है, टेसलिंग कहलाता है। अगला आता है कि मादा पुष्पक्रम को हटाना। मादा पुष्पक्रम को हटाने की क्रिया, हटाने की क्रिया। तो मादा पुष्पक्रम को हटाने की क्रिया टेसल, तो हटाने की क्रिया डीटेसलिंग और आने की क्रिया टेसलिंग। और अब बात करते हैं कि मादा पुष्पक्रम सिल्क और हटाने की क्रिया डी सिल्किंग। क्या, डी सिल्किंग और आने की क्रिया सिल्किंग। साथ ही ये दोनों सिंचाई की क्रांतिक अवस्था भी, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था भी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं भी मानी जाती है। अब बात करते हैं कि मक्का में पुष्प निकलने के आधार पर कैसा है। तो मादा ये पुष्प निकलने के आधार पर प्रोटो एंट्री माना जाता है। प्रोटो एंट्री यहां लिख देता हूं, मक्का एक प्रोटो एंट्री पादप है। प्रोटो एंट्री पादप, प्रोटो एंट्री पादप और साथ ही C4 पादप। अब प्रोटो एंट्री क्या होता है कि सबसे पहले नर पुष्प क्रम का परिपक्व होना क्या कहलाता है, प्रोटो एंट्री। और प्रोटोगायनी मादा पुष्प क्रम का पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है, प्रोटोगायनी। अब बात करते हैं कि मक्का में प्रोटीन, मक्का में प्रोटीन। तो मक्का में प्रोटीन लगभग 10 से 11% पाई जाती है, 10 से 11%। और उस प्रोटीन का नाम क्या है, जीन। जीन प्रोटीन या हम इंग्लिश में कह सकते हैं ZEIN, जीन। क्या है, ZEIN। मक्का में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्लों की मात्रा कम पाई जाती है। कौन कौन से, मक्का में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्लों की मात्रा कम पाई जाती है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कि मक्का में कार्बोहाइड्रेट कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो मक्का में कार्बोहाइड्रेट 70% पाया जाता है। अब बात करते हैं वसा, कि मक्का में वसा कितनी प्रतिशत पाई जाती है। तो मक्का में वसा लगभग 3 से 4% पाई जाती है। और सबसे अधिक खाद्यान्न फसलों में बाजरा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, सबसे अधिक बाजरा में पाई जाती है। वसा हो गई 3 से 4%। अब बात करते हैं ये जलवायु। तो मक्का के लिए जलवायु की आवश्यकता होती है उष्ण व गर्म, या हम कह सकते हैं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसे होती है, गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। सॉरी, उष्ण व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। तो मक्का के लिए उपयुक्त तापमान, तो मक्का के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, लगभग 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि मक्का के उपनाम खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन के कारण इसे अद्भुत फसल कहते हैं और अनाजों की रानी कहते हैं।
अमेरिका में इसे सूअरों का भोजन होने के कारण रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। और मक्का पर सबसे अधिक अनुसंधान कार्य के कारण मक्का ड्रोसोफिला कहते हैं। और मक्का में अधिक स्टार्च के कारण इसे अविश्वसनीय फसल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि वानस्पतिक नाम। तो मक्का का वानस्पतिक नाम जिया मेज है। कुल इसका ग्रेमिनिया पोएसी है। और गुणसूत्रों की संख्या 2 बराबर इसकी कितनी है? 20 है। और उत्पत्ति स्थल मैक्सिको या मध्य अमेरिका। और दाना इसका क्या होता है? कैरियोप्सिस। खाद्यान्न फसलों में सभी फसलों का दाना क्या है? कैरियोप्सिस कहलाता है। और पुष्पक्रम नर पुष्पक्रम टेसल और मादा पुष्पक्रम सिल्क। नर पुष्पक्रम को हटाने की क्रिया डीटेसलिंग और नर पुष्पक्रम निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? टेसलिंग। मादा पुष्पक्रम को हटाने की क्रिया डीसिल्किंग और सिल्क निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? सिल्किंग। ये दोनों ही मक्का की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था भी है। मक्का एक प्रोटो एंड्री पादप है। क्यों? क्योंकि इसमें नर पुष्पक्रम पहले परिपक्वन हो जाता है। और साथ ही C4 पादप है क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की C4 चक्र चलता है। मक्का में प्रोटीन लगभग 10 से 11%। मक्का का प्रोटीन क्या कहलाता है? जीन प्रोटीन। और मक्का में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्लों की मात्रा कम पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट इसमें 70% और वसा 3 से 4% पाई जाती है। जलवायु की बात करें तो मक्का की जलवायु उष्ण व नम और उपयुक्त तापमान इसका 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माना जाता है। कितना है? 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मक्का के लिए कौन सी मृदा चाहिए और उसकी कितनी पीएच होनी चाहिए। अब हम वो आगे बढ़ते हैं। साथ साथ लिखते जाना, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। स्क्रीनशॉट लेकर आराम से लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं मृदा कि मक्का के लिए कौन सी मृदा की आवश्यकता होती। तो मक्का के लिए बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। कौन सी? बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है? बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। पीएच उसका कितना होना चाहिए? तो पीएच मान इसका होना चाहिए 6 से 7.5। कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 से 7.5। अब हम बात करते हैं कि एक मक्का में 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। मक्का में 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती है। कौन कौन सी? पहली है सेमिनल जड़ें, सेमिनल जड़ें। दूसरी आती है शीर्ष जड़ें या क्राउन रूट। और तीसरी आती है प्रोप जड़ें, प्रोप रूट। इनका काम क्या क्या होता है? तो सेमिनल जड़ें पोषण हेतु काम में आती है, पोषण हेतु। और शीर्ष जड़ें काम आती है नर्सरी में पौधे को सीधा खड़े रखने में, नर्सरी हेतु। और प्रोप जड़ें क्या काम में करती है? सहारा देती है, सहारा हेतु, सहारे हेतु, सहारे हेतु काम में आती है। अब मक्का का वर्गीकरण की बात करते हैं। मक्का का वर्गीकरण, मक्का का वर्गीकरण। मक्का का वर्गीकरण 1959 में एक किप्स नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मक्का के बीजों के गुणों के आधार पर 7 वर्गों में बांटा था। कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में बांटा था। उसमें से पहला आता है जिया मेज इवर्टा, जिया मेज इवर्टा। कौन सा आता है? जिया मेज इवर्टा। जिया मेज इवर्टा का हम क्या कहते हैं? पॉपकॉर्न कहते हैं। जो आप फिल्म हॉल में जाते हैं वहां पर खाकर आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पॉपकॉर्न कहते हैं। जिया मेज इवर्टा को क्या कहते हैं? पॉपकॉर्न
कहते हैं। दूसरा आता है जिया मेज इंडुराटा। जिया मेज इंडुराटा। जिया मेज इंडुराटा जो है वो भारत, इसे फ्लिंट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। फ्लिंट कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है और जो भारत में सर्वाधिक उगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, मैं बताता हूँ कैसे बनेंगे। तीसरा आता है जिया मेज इंडियन टाटा। इंडियन टाटा। जिया मेज इंडियन टाटा को हम कहते हैं डेंट कॉर्न। डेंट कॉर्न कहते हैं, जो दांत की तरह कठोर होता है। क्या होता है? दांत की तरह कठोर होता है, जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक उगाया जाता है। सर्वाधिक उगाया जाता है। कौन सा? जिया मेज इंडियन टाटा। चौथा आता है जिया मेज एमाइलेशिया। जिया मेज एमाइलेशिया। जिया मेज एमाइलेशिया आटा बनाने हेतु काम में आता है। आटा बनाने हेतु काम में आता है। कौन सा? जिया मेज एमाइलेशिया। कौन सा? जिया मेज एमाइलेशिया आटा बनाने हेतु काम में आता है। इसे हम सॉफ्ट कॉर्न या फ्लोर कॉर्न के नाम से जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? सॉफ्ट कॉर्न या फ्लोर कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है इसे। अगला आता है जिया मेज शेकेराटा। कौन सा आता है? जिया मेज शेकेराटा। तो जिया मेज शेकेराटा स्वीट कॉर्न, इसे मीठा स्वीट कॉर्न या मीठा मक्का भी कहते हैं। मीठा मक्का भी कहते हैं। इसमें स्टार्च की मात्रा भी सर्वाधिक पाई जाती है। अगला आता है जिया मेज सेरेटिना। जिया मेज सेरेटिना को हम क्या कहते हैं? वैक्सीकॉर्न। वैक्सीकॉर्न के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जिया मेज सेरेटिना को वैक्सीकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। अगला 7 नंबर पर आता है जिया मेज ट्यूनिकाटा। जिया मेज ट्यूनिकाटा। जिया मेज ट्यूनिकाटा को हम पॉडकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। पॉडकॉर्न। अब मैं बता दूं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो आपको बता रहा हूं कि फिल्म हॉल में, या ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं बताता हूँ फिल्म हॉल में खाया जाने वाला मक्का पॉपकॉर्न होता है। पॉपकॉर्न कौन सा होता है? आपको ऑप्शन मिलेगा। कोई इन 7 में से कोई भी नाम मिल सकता है, 4 उनमें से आपको चयन करना होगा। फ्लिंट कॉर्न कौन सा होता है? भारत में सर्वाधिक कौन सा उगाया जाता है? यूएसए में सर्वाधिक कौन सा उगाया जाता है? दांत की तरह कठोर कौन सा होता है? और आटा बनाने हेतु कौन सा काम में लिया जाता है? और स्वीट कॉर्न कौन सा होता है? वैक्सीकॉर्न कौन सा होता है? पॉडकॉर्न कौन सा मक्का होता है? एक बार फिर से, मक्का के लिए मृदा बलुई दोमट, पीएच मान 6 से 7.5 और मक्का में 3 प्रकार जड़े सेमिनल और क्राउन रूट और प्रोप जड़े। पोषण हेतु सेमिनल जड़े, नर्सरी हेतु क्राउन रूट और सहारे हेतु कौन सी? प्रोप जड़े काम में लेते। मक्का का वर्गीकरण 1959 में किस नामक वैज्ञानिक ने मक्का के बीजों में गुणों के आधार पर दिया था? उसमें से सबसे पहले आता है जिया मेज जिवटा, जिसका नाम है पॉपकॉर्न। दूसरा आता है जिया मेज इंडोराटा, फ्लिंट कॉर्न के नाम से जाता है और भारत में सर्वाधिक उगाया जाता है। जिया मेज इंडियन टाटा डेंट कॉर्न दांत की तरह कठोर होता है, यूएसए में सर्वाधिक उगाया जाता है। जिया मेज एमाइलेशिया आटा बनाने हेतु काम लेते हैं, सॉफ्ट कॉर्न या फ्लोर कॉर्न के नाम से जाना जाता है। जिया मेज शेकेराटा स्वीट कॉर्न या मीठा मक्का के नाम से जाना जाता है और जिया मेज सेरेटिना वैक्सीकॉर्न के नाम से जाना जाता है। जिया मेज ट्यूनिकाटा पॉडकॉर्न के नाम से जाता है।
शायद जिया में जीवाटा को 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अगर रखा जाता है तो इसके दाने फूटने लग जाते हैं। यह होगा मक्का का वर्गीकरण, मर्दा और मक्का में पाई जाने वाली 3 प्रकार। अब हम बात करते हैं कि मक्का में किस्में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? किस्में, बीज दर और वानस्पतिक नाम, जलवायु और क्रांतिक अवस्था भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो किस्में सबसे पहले 1957 की बात है। 1957 में AICRP मक्का पर प्रारंभ हुआ। अब आप ये बोलोगे सर ये क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंडियन एयरक्राफ्ट रिसर्च प्रोजेक्ट का किस पर हुआ? 1957 पर मक्का पर प्रारंभ हुआ। अगला था 1961 में मक्का की संकर किस्में विकसित की। सबसे पहले किस्में विकसित की कौन कौन सी थी? गंगा फर्स्ट, गंगा 101, डेकन और रणजीत। अब संकर मक्का तैयार करने की तकनीक। तो संकर मक्का तैयार करने की तकनीक 2 है। कौन कौन सी? एकल संकरण तकनीक और द्विसंकरण तकनीक। एकल संकरण तकनीक और द्विसंकरण तकनीक। तो एकल संकरण तकनीक 1910 में ईस्ट व सल नामक वैज्ञानिक के द्वारा विकसित की गई। 1910 में ईस्ट व सल के द्वारा विकसित और द्विसंकर संकरण तकनीक 1920 में DF जोन्स के नाम से जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा विकसित की। 1920 में DF जोन्स के द्वारा विकसित की गई थी। भारत में सर्वाधिक इसका ही उपयोग किया जाता है। द्विसंकरण तकनीक का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक उपयोग इसका ही किया जाता है। एक आता है टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस के द्वारा 2 किस्मों का विकास किया गया था। हाई स्टार्च और एक थी गंगा 2। कौन सी थी? गंगा 2 के द्वारा टॉप क्रॉस के द्वारा विकसित की गई। अब मक्का में लाइसिन, मैंने बताया था मक्का में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की मात्रा कम पाई जाती है। इसके लिए एक एसके वसल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने OPEC2 जीन का उपयोग करके हाई प्रोटीन वाली किस्मों का विकास किया। एसके वसल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने OPEC2 जीन का उपयोग कर हाई प्रोटीन वाली किस्मों का विकास किया।
विकास किया। तो कौन कौन सी थी? HQPM1 और कौन कौन सी थी? HQPM1 और 2 और शक्तिमान 1 और 2। शक्तिमान 1 2 HQPM1 2 और शक्तिमान 1 और 2। ओपेक 2 कंपोजिटिव किस्म, ओपेक 2 कंपोजिटिव किस्म। ओपेक 2 कंपोजिटिव किस्म 3 है। कौन कौन सी है? रत्ना, दूसरी है प्रोटीना और तीसरी है शक्ति। रत्ना, प्रोटीना और शक्ति। अब आती है अन्य किस्में। अन्य किस्में, उस अन्य किस्मों में सबसे पहले आती है संकर किस्म। संकर किस्में कौन सी मैंने बता दी? गंगा 1, गंगा 101, गंगा सफेद 2 और रणजीत डेकर। अब बात करते हैं संकुल किस्में। ये लिख देते हैं संकुल। संकुल किस्में में आती है विजय और विजय आती है, अंबर आती है, माही कंचन आती है, माही कंचन, माही धवल, माही धवल। नवजोत आती है और किसान सोना आती है। नवजोत आती है, किसान सोना आती है। नवजोत और किसान सोना भी आती है। अब हम बात करते हैं पॉपकॉर्न की। कौन कौन सी है? तो पॉपकॉर्न की है एक तो अंबर और परल को पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न वाली अंबर है, अंबर, एक परल, पॉपकॉर्न। अंबर, परल, पॉपकॉर्न। और मीठी मक्का की आती है, मीठी मक्का की माधुरी और एक और आती है प्रिया। माधुरी और प्रिया भी मीठी मक्का की किस्में मानी जाती है। ये हो गई मक्का की किस्में। एक बात बता दूं कि मक्का में जो है गंगा किसे जो भी गंगा के आगे 1 2 3 1 2 3 4 5 कोई भी हो वो किसकी किस्म होगी? मक्का की होगी। गंगा सफेद, गंगा सफेद की जो भी श्रेणी है वो भी किसकी होगी? मक्का की। एक बात और है कि एक बस्सी सिलेक्टेड, बस्सी सिलेक्टेड, बस्सी सिलेक्टेड जो किस्म है वो राजस्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म, राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म मानी जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं किसमें 1957 में AICRP इंडियन एयरक्राफ्ट रिसर्च प्रोजेक्ट मक्का पर प्रारंभ हुआ और इस पर बाद में 1961 में मक्का की संकर किस्में गंगा 1, गंगा 101, डेक्कन और रणजीत का विकसित की गई। टॉप क्रॉस के द्वारा हाई स्टार्च और गंगा 2 विकसित की गई। संकर मक्का तैयार करने के लिए 2 तकनीक, एकल संकर तकनीक 1910 में ईस्ट वसल ने विकसित की और द्विसंकर तकनीक 1920 में DF जोन्स नामक वैज्ञानिक ने। भारत में सर्वाधिक इसका उपयोग किया जाता है और एस के वसन नामक वैज्ञानिक ने ओपेक 2 जीन का प्रयोग कर हाई प्रोटीन वाली किस्मों का विकास किया। HQM फर्स्ट सेकंड और शक्तिमान फर्स्ट सेकंड। ओपेक 2 कंपोजिटिव किस्म रत्ना, प्रोटीना, शक्ति और अन्य किस्में बात करें संकुल किस्में विजय, अंबर, माही कंचन, माही धवल, नवजोत, किसान सोना और पॉपकॉर्न वाली अंबर, परल, पॉपकॉर्न और मीठी किस्म माधुरी और प्रिया। बस्सी सिलेक्टेड जो है राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म मानी जाती है। अब हम बात करें मक्का की बीज दर। किसकी बात करें? मक्का की बीज दर के बारे में बात करते हैं।
बीज दर। मकाई बीज दर संकर के लिए सबसे पहले संकर के लिए देते हैं, बाद में संकुल की देखेंगे, और बाद में चारे हेतु, और फिर रबी में बुआई हेतु पॉपकॉर्न की देखेंगे, और मीठी मक्का की भी देखेंगे। तो संकर की होती है 20 से 25 केजी, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। कितनी? 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर, और 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। चारे तो 35 से 40, सॉरी इसका दोगुना कर लेंगे, इसकी दोगुनी होगी, कितनी होगी? 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर। और रबी है तो भी 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। और पॉपकॉर्न की बात करें तो 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर, और इसकी होती है 20 से 22 केजी प्रति हेक्टेयर, 20 से 22 केजी प्रति हेक्टेयर। मेरी राइटिंग जल्दी में साफ नहीं आ रही है, लेकिन आपको दिख रहा है और नए भी दिख रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ जो लेकिन संकर के लिए 20 से 25 केजी, संकुल के 18 से 20 केजी, और चारे है तो 40 से 50 केजी, रबी है तो 20 से 25 केजी, पॉपकॉर्न है तो 8 से 10 केजी, मीठी मक्का के लिए 20 से 22 केजी की आवश्यकता होती है। अब बुआई इसकी तीनों ऋतुओं में, बुआई की बात करते हैं। तो बुआई इसकी तीनों ऋतुओं में करते हैं, तीनों ऋतुओं में करते हैं। रबी की बुआई जो है भारत में बिहार में की जाती है, भारत में बिहार में। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बांसवाड़ा में करते हैं, बांसवाड़ा में करते हैं बुआई तीनों ऋतुओं में। रबी की भारत में बिहार में और राजस्थान में बांसवाड़ा में करते हैं। अब बात करते हैं आपसी दूरी या आर इंटू पी, इसकी कतार से कतार की दूरी और पद एक की दूरी, तो 60 इंटू 20 सेंटीमीटर। कितनी? 60 इंटू 20 सेंटीमीटर इसकी कतार की दूरी रखते हैं। और इसमें खरपतवार नाशी कौन से काम में लेते हैं? मुख्य इसमें एट्राजीन काम में लेते हैं, एट्राजीन काम में लेते हैं, जो चौड़ी पत्ती वाले को नष्ट करता है। दूसरा काम में लेता है एलाक्लोर, जो संकरी पत्ती वालों को नष्ट करता है, अब इसमें 2-4 रह गए थे क्या? इसका पीला रंग, कि मक्का का पीला रंग किसके कारण होता था? क्रिप्टोजेंथिन के कारण, किसके कारण होता है? क्रिप्टोजेंथिन के कारण। और दूसरा, इसमें जिंक की कमी से व्हाइट बड या सफेद कली का रोग होता है, जिसकी पूर्ति के लिए उर्वरक के साथ 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट डालते हैं। क्या डालते हैं? 25 केजी जिंक सल्फेट डालते हैं। और एक और बचा मक्का अनुसंधान निदेशालय। तो मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में मक्का अनुसंधान निदेशालय। एक बार फिर से मक्का बीज दर संकर 20 से 25 केजी, संकुल के लिए 18 से 20 केजी, 40 से 50 केजी, रबी है तो 20 से 25 केजी, पॉपकॉर्न के लिए 8 से 10 केजी, और मीठी मक्का के लिए 20 से 22 केजी। बुआई तीनों ऋतुओं में, और रबी में भारत में बिहार में और राजस्थान में बांसवाड़ा में की जाती है। आपसी दूरी 60 इंटू 20 सेंटीमीटर। खरपतवारनाशी, मुख्य खरपतवारनाशी इसमें एट्राजीन है, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करता है, और एलाक्लोर जो है संकरी पत्ती वालों को नष्ट करता है। पीला रंग इसको क्रिप्टोजेंथिन के कारण होता है, और जिंक की कमी से व्हाइट बड या सफेद कली का रोग होता है, जिसकी पूर्ति के लिए हम उर्वरक के रूप में जिंक सल्फेट डालते हैं 25 केजी प्रति हेक्टेयर से। मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। उर्वरक की बात करें तो NPK और क्या आते हैं? जिंक। तो NPK 80, 60:60:25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। अब मक्का में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा है,
और किसान रहा तो इसमें रोग बचे हैं, रोग और कीटों का अलग से वीडियो बनाया जाएगा, पूरी फसलों का वो आपको साथ ही बता दिए जाएंगे। तो अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।